नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। केंद्रीय गृह मंत्रालय का फैसला, राजीव गांधी फाउंडेशन के लेन देन की जांच होगी, कई फैक्ट्स की जांच होगी। 3 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई। राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच होगी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। तो ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपको ये बताएं, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच होगी, कई फैक्ट्स की जांच होगी। 3 एजेंसियों को जिम्मेदारी दी गई है। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। गृह मंत्रालय की ओर से ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन एंड चैरिटेबल और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की जांच के आदेश दिए। होम मिनिस्ट्री ने इसके लेकर इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी भी बनाई है। आपको ये बताएं कि 3 ट्रस्ट की जांच होगी, राजीव गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ये बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर और एक बड़ी जानकारी। फाउंडेशन के लेन देन की जांच होगी, कई फैक्ट्स की जांच होगी। 3 एजेंसीज को जिम्मेदारी दी गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन और चैरिटेबल ट्रस्ट की जांच होगी, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। ये आपको बड़ी खबर दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए कोरोना के कहर की बात कर लेते हैं। प्रदेश में ताजा स्थिति क्या कुछ है, जरा इससे आपको रूबरू करवाएं कोरोना अपडेटेड खबरों के जरिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। प्रदेश में लगातार मामले जो हैं वो बहुत तेजी के साथ बढ़ते हुए आपको यहां पर ये जानकारी दे कि 279 मरीजों की अभी तक प्रदेश में जान जा चुकी है। प्रदेश में 18,000 के पार पहुंचा। संक्रमितों का आंकड़ा बहुत तेजी के साथ ये बढ़ रहा है। हालांकि 13,500 से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हुए हैं। ये एक राहत की बात कि लोग बहुत तेजी के साथ ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। करनाल की बात कर ली जाए तो 164 केस अब भी वहां पर एक्टिव है। सिरसा में 20 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा आपको ये जानकारी दे कि जिले में इस वक्त यानी कि सिरसा में इस वक्त 61 केस जो है वो एक्टिव है। बहुत तेजी के साथ संक्रमितों की संख्या पूरे प्रदेश में बढ़ती हुई। हालांकि एक अच्छी बात आप इसे ये समझिए कि लोग जो हैं वो स्वस्थ हुए हैं, लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से बहुत तेजी से मामले नए रिपोर्ट हो रहे हैं उसने शासन की मुसीबतें बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है, परेशानियों को यहाँ पर बढ़ाते हुए। हालांकि जो अलग अलग ज़िलों में ज़िला प्रशासन है वो भी सतर्कता बरते हुए तमाम तरह के फैसले जो हैं वो लिए जा रहे हैं। करीब 13,500 से ज़्यादा लोग ऐसे जिन्होंने कोरोना को मात दी। लेकिन जिस तरीके से मामले नए सामने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान कर देने वाली बात। इस बीच फरीदाबाद से एक बड़ी खबर मिल रही है, जरा इसे आपको रूबरू करवा देते हैं। फरीदाबाद में शुरू होगा पहला प्लाज्मा बैंक। अगले 15 दिनों में प्लाज्मा बैंक चालू हो जाएगा। निजी अस्पताल में भर्ती मरीज भी ले सकेंगे प्लाज्मा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी जानकारी दी। ट्वीट कर सीएम ने जानकारी दी, तो अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज्यादा खास, क्योंकि अब फरीदाबाद में इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत होगी। इससे पहले आपको याद होगा कि दिल्ली में भी ऐसे एक प्लाज्मा बैंक है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात हो जाती है खास तौर पर उस जिले के लिए जो कि इस वक्त सबसे ज्यादा अफेक्टेड जिलों में शुमार है। अगले 15 दिन में प्लाज्मा बैंक चालू हो जाएगा और इससे मरीजों को काफी आसानी होगी, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी के जरिए भी इलाज हो रहा है। और ऐसे में प्लाज्मा बैंक के जरिए वैसे मरीज जो कि कोरोना से रिकवर हुए, जो कि कोरोना से ठीक हुए, वो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और इससे जो सीरियस, जो क्रिटिकल मरीज हैं उनके इलाज में कहीं ना कहीं फायदा होगा। ट्वीट कर सीएम ने जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये ट्वीट भी आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए। मुख्यमंत्री ने खुद ये जानकारी दी। फरीदाबाद में जल्द होगा प्लाज्मा बैंक की शुरुआत, ये कहते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल फरीदाबाद में शुरू होगा प्रदेश का पहला प्लाज्मा बैंक, ये उन्होंने ट्वीट किया। उनका ये ट्वीट आपकी टीवी स्क्रीन पर।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैथल में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में इनेलो नेता अभय चौटाला ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव को लेकर जीत का दावा भी किया और कहा कि बड़ौदा से न सीएम चुनाव लड़ेंगे और न ही हुड्डा। ना तो वहां मुख्यमंत्री लड़ेगा, ना हुड्डा ने लड़ना। केवल अखबारी बातें हैं, केवल अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़ाया जा सके उसके लिए इस तरह की बातें आप जैसे साथियों के सामने करते हैं। मुख्यमंत्री तो कैसे कांग्रेस और बीजेपी आपस में मिली हुई है, आपके सामने ताजा उदाहरण है। जहां राज्यसभा के मेंबर दूसरे स्टेटों में हो रहे थे, जहां कांग्रेस का राज था, वहां बीजेपी जहां एक जीत सकती थी, वहां उन्होंने 2 कैंडिडेट खड़े किए। तीसरा कैंडिडेट क्यों नहीं खड़ा किया? सुभाष चंद्रा को कांग्रेस ने जिताया था, उसका आसान उतारा दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जिता था। तो वहीं इस दौरान अभय चौटाला ने पत्रकारों से बातचीत में प्रदेश सरकार को गिराने का फॉर्मूला भी बताया। क्या है वो फॉर्मूला, आप भी सुनिए। मेरे पास 30 एमएलए होते तो मैं 100% सरकार गिरा देता। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है, अगर चाहता है कि इनकी सरकार गिरे तो फिर ईमानदारी के साथ इस काम में आगे बढ़े। लोग तो चाहते हैं सरकार गिर जाए। आज तो जेजेपी के जो एमएलए हैं उनमें केवल मात्र 2 या 3 ऐसे होंगे जो सरकार के साथ रहना चाहते हैं। बीजेपी के एमएलए किस तरह से चिल्ला के स्पीकर को कह रहे थे कि हमारी तो तहसीलदार भी नहीं सुनता, डीसी एसपी तो बहुत दूर चले गए। तो उनके अपने एमएलए रो रहे थे, अपने एमएलए बता रहे थे, कह रहे थे कि हमारी सुनवाई नहीं है। तो फिर सरकार कैसे चल सकती है? सरकार तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही चला रहे हैं। हुड्डा जिस दिन अपनी नीयत साफ करके इस काम में जुट जाएगा तो फिर मैं भी उसकी मदद कर दूंगा, सरकार गिरवा दूंगा। और अभय चौटाला के इस बयान पर कांग्रेस की ओर से भी रिएक्शन सामने आए हैं। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवाएं, आपको ये बड़ी जानकारी दे। कैथल से बड़ी खबर, जहां पर रणदीप सुरजेवाला का अभय पर पलटवार। उन्होंने कहा है कि सरकार गिराने के लिए इनेलो की हमें जरूरत नहीं है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि अभय चौटाला ने जिस तरीके से बयान दिया उसके बाद पलटवार करते हुए रणदीप सुरजेवाला यहां पर, और ये कहा गया कांग्रेस की ओर से कि सरकार गिराने के लिए हमें आईएनएलडी की जरूरत नहीं है। अभय ने कहा था कि कांग्रेस चाहे तो गिरा सकती है सरकार, जिस पर ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया रणदीप सुरजेवाला की ओर से, जिसमें उन्होंने हमला तो बोला अभय चौटाला पर, साथ ही साथ सरकार को भी आड़े हाथों उन्होंने लिया। तो कैथल से बड़ी खबर, जहां पर सुरजेवाला ने जोरदार हमला बोला। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। चावल घोटाला, कांग्रेस पार्टी को चौटाला जी के समर्थन की आवश्यकता नहीं, ये सरकार को कांग्रेस को गिराने की भी आवश्यकता नहीं। ये एक भानुमति का कुनबा है जो अपने बोझ के नीचे खुद गिर जाएगा। हम जोड़ तोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं रखते। और इस दौरान रणदीप सुरजेवाला ने सरकार को भी आड़े हाथों लिया। कई मुद्दे उन्होंने उठाएंगे और उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। ये सरकार ही घोटालों की सरकार है। जिस धान घोटाले की, चावल घोटाले की आपने चर्चा की, धान घोटाला 1 हुआ, आपको याद हो तो पिछली सरकार में। इसके बाद इस सरकार में धान घोटाला पार्ट 2 हुआ और अब चावल घोटाले की परतें पत्रकार साथी खोजी तरीके से खोल रहे हैं। मैं इसके कागज इकट्ठे कर रहा हूं, बहुत जल्द वो सारे कागज सार्वजनिक पटल पर रखूंगा। खट्टर सरकार ने 6 साल से हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ना परीक्षाएं ली, ना नतीजे निकाले। खट्टर सरकार में, और मैंने वो सारी सूची आपको सार्वजनिक की थी, 5-5, 6-6 साल से बच्चे परीक्षा होने या परीक्षाओं के परिणाम के इंतजार में बैठे, परंतु दुर्भावना और षड्यंत्रकारी तरीके से चल रहे मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी 1983 पीटीआई टीचरों के पेट पर लात मारने पर तुले।
चलो आगे बढ़ते हुए करनाल की बात कर लेते हैं, जहां पर करोड़ों रुपए का राइस घोटाला सामने आया, जहां पर मिल्स के मालिकों ने करोड़ों रुपए का चावल सरकार से छिपा कर रखा, जिसे मिल मालिक वापस नहीं कर रहे हैं। लेकिन प्रशासन की सतर्कता की वजह से खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम और एसडीएम ने छापेमारी कर 2 ट्रक चावल बरामद किए। इसमें 737 क्विंटल चावल लूट किया गया था। जानकारी के अनुसार ये चावल को उत्तर प्रदेश के बांदा से मंगवाया गया और करनाल की 2 मिल्स में पहुंचना था। आपको ये बताएं कि राइस मिल मालिक यूपी बिहार से चावल खरीद कर आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि सरकार ने जो चावल मिल मालिकों को दिया था उसका 70% चावल ही वापस दिया गया। इसमें जो हमारे नॉलेज में कुछ बात आई थी कि कुछ राइस मिल्स में जो सरकार का राइस मिलिंग करके उसको लौटाना होता है उसमें कम लौटाया गया है, या कुछ मिलों की फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई जाए, उनके पास शॉर्टेज है। उसमें दो मिल्स की जांच कराई गई, क्योंकि जो 2 ट्रक हमने पकड़े थे वो कोई यूपी से राइस आया था और उन 2 मिलों में जाना था। उन दोनों मिलों की जब हमने फिजिकल वेरिफिकेशन कराई तो उनमें शॉर्ट मिला है। तक जो हमें मिले हैं वो यूपी से मिले हैं, उसको बैक ट्रेस कर रहे हैं कि यूपी से किसी मिल से हैं या पीडीएस का है, वो तो एक बार उसकी विस्तृत जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मैं कह तो रहा 95% के 94% के करीब पूरा हो गया और वो पूरा होगा। सुनिश्चित तौर पर एक दाना चावल का सरकार के खाते में जाएगा। परमल ही है, वहाँ से आ जाए यहाँ से आ जाए, परमल ही तो है, वो सब कुछ परमल है। इससे घटिया चावल कोई मान ले, परमल जो पीडीएस का चावल होता है इससे नीचे क्वालिटी को चावल होता ही नहीं। और इस बीच एक बड़ी खबर भिवानी खेड़ा से मिल रही है, जरा इसे आपको रूबरू करवा देते हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं भिवानी खेड़ा से, जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली। अजय गुर्जर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको ये बताएं। अजय गुर्जर से पिस्टल, कारतूस और नकदी की बरामदगी हुई है। शराब ठेकेदार से रंगदारी की मांग की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। 14 मई को शराब ठेकेदार को गोली मारी थी इसने, और अब पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया। ये आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। अजय गुर्जर को पुलिस ने पकड़ लिया है। इसके पास से पिस्टल, कारतूस और नकदी की भी बरामदगी हुई है। इधर रादौर में हुई बरसात से जहां पर लोगों को गर्मी से राहत मिली, तो वहीं खेड़ा मोहल्ला वासियों के लिए बरसात मुसीबत साबित हुई। दरअसल 2 दिन पहले ही नगर पालिका ने एनजीटी के आदेश के बाद नाले पर सॉलिड वेस्ट मटेरियल को नहर में जाने से रोकने के लिए 3 चांबर लगवाए, लेकिन उसमें पॉलिथीन भर जाने के कारण नाला ओवरफ्लो हो गया और नाले का पानी गलियों में जमा हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस नाले में पूरे शहर के पानी का दबाव रहता है, जिसके कारण इन चांबर्स में पॉलिथीन फंस जाने से ये जाम रहेगा, इसलिए इन चांबर को यहाँ से हटाया जाए। देखिए किस तरीके से वहाँ पर आम लोगों की परेशानियां जो हैं वो बढ़ते हुए। तो जहाँ पर एक और रादौर से ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई, तो वहीं भिवानी की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर मानसून को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। आपदा प्रबंधन के तहत जिला प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, इसी का जायजा लेने के लिए जिलाधीश अजय कुमार ने कई जगहों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए गए। मेरे सहयोगी रवि की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तस्वीरें किसी झील या लेक या किसी झरने की नहीं है, बल्कि तस्वीरें भिवानी में वाटर वर्क्स की है, जहाँ पर आप देख पाएंगे बड़ा गहरा, कम से कम 12 फीट गहरा जो है ये टैंक है, जहाँ पर पानी मौजूद है। और इसमें एक बोट, एक कश्ती जो है वो दौड़ाई जा रही है, और उसका पर्पज कोई और नहीं बल्कि बाढ़ राहत के मद्देनज़र वो तमाम चीज़ें उनकी जांच की जा रही। चंद मिनट पहले यहाँ पर भिवानी के जिलाधीश अजय कुमार जी और उनके अलावा अगर बात करें भिवानी के राजस्व अधिकारी और साथ ही साथ प्रमोद कुमार और दूसरे अन्य अधिकारियों के द्वारा दौरा किया गया था, वो चीज़ हम भी तफसील से देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब इन तमाम चीज़ों की जांच की जा रही है, तमाम इक्विपमेंट्स जो है उनकी जांच की जा रही है। मकसद क्या है सर आज अगर बात करें? सर इस सारे कार्य का मकसद ये है कि जो आने वाले समय में जो बाढ़ आने वाली है या बाढ़ आएगी या संभावनाएं हैं, तो उसके बारे में हम इसका मतलब किस्ती के ज़रिए से हम मतलब पूरा परीक्षण कर रहे हैं। इसका रिहर्सल चल रही है। ये सारा क्या हर बार इस तरह से जांच होती है? हर बार इस तरह से जांच होती है, अधिकारियों द्वारा जांच की जाती है और हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो आते हैं
और जांच करते हैं। सभी कर्मचारियों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा। आप लोगों को ट्रेनिंग दी गई है? हाँ जी, हमें ट्रेनिंग दी गई। एक बार कुरुक्षेत्र और एक बार यमुनानगर जाके आए हैं। वहाँ से हम ट्रेनिंग लेके फिर बाद में यहाँ पे आते हैं। किस तरह के अनुभव अगर बात करें, क्या आपदा के लिए पूरी तरह से तैयार अगर इस तरह की कोई आपदा आती है? जी, प्रशासन बिल्कुल तैयार है और हमारे जो स्टाफ है, मैं पिछले 94 से लेकर अब तक जो है ना इसमें ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहा हूँ। अब मैं इंस्ट्रक्टर हूँ डिस्ट्रिक्ट भिवानी का और हर कार्य के लिए बिल्कुल तैयार है प्रशासन। चलिए, आपदा प्रबंधन की जहाँ बात आती है तो निश्चित तौर पर प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। तमाम वो चीज़ें, चाहे तकनीकी तौर की बात की जाए, मैन पावर की बात की जाए, उन चीज़ों की ओर ध्यान भी दिया जा रहा है। वो तमाम चीज़ें देखी जा रही हैं कि आखिर जितने संसाधन हैं, जितने रिसोर्सेज, जितने सोर्सेज हैं, वो पूरी तरह से तैयार हैं अथवा नहीं है। हालांकि मानसून, प्री मानसून की बारिश आ चुकी है, मानसून की आहट वो हो चुकी है, लेकिन इस बीच अगर बात करें प्रशासन कितना तैयार है, वो तमाम चीज़ें वही उन्हीं की जांच यहाँ पर की जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़। वहीं भिवानी में पीटीआई टीचर्स का प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी है। आपको बताएं कि प्रदर्शन कर रहे शिक्षकों में एक ऐसी शिक्षिका भी है जो कि विधवा है। विधवा शिक्षिका का ये कहना है कि उसके परिवार में सास ससुर और बच्चे हैं जिनका गुजारा उनकी तनख्वाह से चलता है, लेकिन सरकार ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया। ऐसे में उनके परिवार का गुजारा कैसे होगा? महिला ने सरकार से मांग करते हुए ये भी कहा कि उन्हें वापस नौकरी पर बहाल किया जाए, जिससे परिवार का गुजर बसर हो सके। हरियाणा स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया भी है। हरियाणा सारी शिक्षक हम सरकार को पूरा समाज चाहता है कि किसी का रोजगार न छीना जाए। सरकार ने कि आज से दिन की आस में हमने वोट दी थी। इनके साथियों के साथ 1983 पीटीआई है। 1983 तो 24वें दिन भी प्रदर्शन जो है वो जारी है। नौकरी पर बहाल के लिए लगातार ये जो टीचर्स हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और उनका ये प्रदर्शन आज से नहीं बल्कि कई दिनों से देखने को मिल रहा है प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से। तो वहीं कहीं ऐसी भी तस्वीर निकलकर सामने आती है जहाँ पर लोग पीटीआई टीचर्स बहुत ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। आपको ये रिपोर्ट अब दिखाते हैं। धरना, प्रदर्शन और नारेबाजी पिछले करीब 3 हफ्तों से प्रदेश के हर जिले से इस तरह की ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। दरअसल धरने पर बैठे ये वो पीटीआई शिक्षक हैं जिनकी 2010 में भर्ती हुई थी, लेकिन नियमों में अनदेखी के चलते देश की सर्वोच्च अदालत ने 1983 पीटीआई की भर्ती को रद्द कर दिया है। अब धरने पर बैठे पीटीआई सरकार से बहाली की मांग कर रहे हैं। बहाली ना होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। कल सुबह 7 बजे से ये नारेबाजी इसी तरह से जारी है और न केवल आज सुबह 7 बजे से बल्कि लगातार पिछले 23 दिन से इसी तरह से ये तमाम लोग नारेबाजी कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और धरना प्रदर्शन की वजह कोई और नहीं बल्कि इनको हटाया जाना है। जी हाँ, ये वो पीटीआई है 1983 पीटीआई जिनको सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का, आदेशों का हवाला देकर पदमुक्त कर दिया गया था। और इसके बाद से कहीं न कहीं लगातार ये लोग इसी तरह से धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। लगातार चाहे पुतले फूंकने की बात करें, हुक्मरानों के आवासों के घेराव की बात करें, विधायकों को ज्ञापन पत्र दिए जाने की बात करें, यानी हर प्लेटफॉर्म पर ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद कर चुके हैं। और अभी बताना चाहूँगा कि खाप पंचायतों की चाहे बात करें या फिर सरपंचों की, पंचों की बात करें, यानी ग्रामीण तबके के जितने भी लोग हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, जिला परिषद के प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों का इनको समर्थन भी हासिल है जिस तरह के दावे इनके द्वारा किए जा रहे हैं। बहरहाल ये लोग क्योंकि लगातार 23 दिन से इसी तरह से धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, ऐसे में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ तौर पर कहा है कि एक कलम से इनको बहाल किया जाएगा, कांग्रेस की सरकार आने पर इनको बहाल किया जाएगा, भले ही चुनावी शिगुफा हो। लेकिन इस बीच अभय सिंह चौटाला भी आगे आए हैं। इंडिया न्यूज़ हरियाणा ने जब उनसे पूछा था कि क्या स्टैंड है इन पीटीआईज को लेकर, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि वो इन पीटीआईज के साथ हैं, इनको बहाल किया जाना चाहिए, 10 साल की सेवा का इनको लाभ भी मिलना चाहिए। बहरहाल लगातार इनका धरना प्रदर्शन यहाँ पर जारी है, हाथों में बैनर, पूरी तरह से आप देख पाएंगे भीषण गर्मी। कल सुबह 7 बजे से ये धरना प्रदर्शन शुरू होता है, 24 घंटे इसी तरह से। और जिन
अध्यापकों के अध्यापक कहा जाएगा, ये पीटीआई शिक्षक हैं, भले ही कोर्ट के निर्देशों के बाद इनको पदमुक्त किया गया हो। आज ये जो लोग माला डाले हुए हैं, ठीक इसी तरह से माला डालकर अनशन पर बैठते हैं और आज भी वही दौर शुरू है। तो ये लोग मेरे साथ हैं, इनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से आने वाले दिनों में इनकी स्ट्रेटजी रहने वाली है। सर, मैं आपसे बात करूंगा, आपका नाम जानूंगा। मेरा नाम धर्मेंद्र है जी, 183 पीटीआई हरियाणा। धर्मेंद्र जी, अभी क्योंकि सियासत शुरू हो चुकी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब साफ तौर पर कह चुके हैं कि बहाल किया जाएगा एक कलम से कानून बनाकर। सरकार भी कानून लाए। कल 42 मामलों पर सहमति बनी थी, 42 मुद्दे थे, लेकिन पीटीआई का मुद्दा उसमें नहीं था। ऐसे में बहरहाल आपकी क्या रणनीति रहेगी? हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इस भावना की का सम्मान करते हैं, लेकिन हम नौकरी हम अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज हमारा 23वें दिन का जो कर्मी अनशन चल रहा है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा की जो इस भावना की हम मान सम्मान करते हैं। बहरहाल क्या रणनीति रहेगी आपकी? हमारी रणनीति ये है, जब तक हमारे को नौकरी पर ना लिया जाएगा तो हम आगे की रणनीति के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। किस तरह का कदम? जैसे कि हम अपनी खाप पंचायतों का हमें सहयोग मिल रहा है, हमारे सर्व संगठन का सहयोग मिल रहा है। जैसे वो रणनीति बताएंगे हम रणनीति को फॉलो करेंगे और हम आगे बढ़ते जाएंगे। आपको लगता है कि कोई हल निकल पाएगा? हल तो देखो एक दिन इसका निकलना ही है, क्योंकि जब तक हल नहीं निकलेगा हम इस संघर्ष को नहीं छोड़ेंगे। इस संघर्ष में हम जो होने सारी यूनियनें हमारे साथ हैं, सारे संगठन हमारे साथ हैं और खाप और ग्राम पंचायतें भी साथ हैं, लेकिन सरकार की मंशा में थोड़ा खोट है। इसमें कोई दो राय की बात नहीं। हम पशुओं के समान मान रखे सरकार ने, और हमारी डिबेट के ऊपर जब भी जवाहर यादव बैठता है हर बात पर वो हंसने का काम करता है और हर तथ्य को गलत रूप से पेश करता है। सर, कुछ कहना चाहते थे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमारा जो धरना वो 23 दिन में प्रवेश कर गया है, मगर 23 दिन प्रवेश करने के बाद जो लोग हमारे प्रतिनिधि हैं, जो कहते हैं कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, अब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वो लोग अपने आप को कहते हैं, मगर जिस जनता ने इनको चुना है वो लोग आज रोड पर बैठे हैं। जो लोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी इस देश को दे रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम रोशन करवा रहे हैं, उस देश के लोगों को, उस देश की जनता को, उन पीटीआई टीचर को इस वर्तमान सरकार ने रोड पे लाके बिठा दिया है। पीटीआई राजनीतिक साजिश का आरोप लगा रहे हैं तो सरकार के खिलाफ लामबंद शिक्षकों को विपक्ष का साथ भी मिल रहा है। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर निशाना साधते हुए शिक्षकों के खाली पदों का जिक्र किया, तो इनेलो नेता अभय चौटाला ने विधानसभा में एक्ट पास कर पीटीआई को बहाल करने की मांग की। भाई, इनमें तो जो पीटीआई जो मर चुके हैं अपनी सर्विस में, जो उनके विधवाओं को पेंशन मिलनी थी वो भी बंद कर दी, तो आप क्या इंतजार कर रहे हैं? बिल्कुल बहाल करना चाहिए और एक्ट बना करके विधानसभा में बाकायदा तौर पे इनको रिलीफ देना चाहिए और इनको नौकरी पे दोबारा बहाल करके इनके जो 10 साल का एक्सपीरियंस है उसका फायदा सरकार को लेना चाहिए। बहरहाल पीटीआई की बहाली का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है, लिहाजा साफ है कि अभी इस मुद्दे पर वार पलटवार जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और पेट्रोल और डीजल के रेट्स बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और इसके साथ आम लोगों की चिंताएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा होने से जो सब्जी के रेट्स हैं वो भी बढ़ गए हैं। कैथल की सब्जी मंडी में क्या कुछ हालात हैं, मेरे सहयोगी जोगेंद्र कुंडू की रिपोर्ट में आपको देखनी चाहिए। एक तरफ कोरोना का कहर और दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के चलते ट्रांसपोर्टर द्वारा बढ़ाए गए किराए के कारण गृहिणियों को काफ़ी इसको लगातार परेशानी झेलनी पड़ रही है। जिस तरह सब्जियों के रेट में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, वहीं रोज़मर्रा की चीज़ें जो रसोई में उपयोग होती हैं उनके रेटों में भी इजाफा हुआ है। इस समय हम कैथल की सब्जी मंडी में पहुंचे हैं, जहां लगातार जो सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे कारण है पेट्रोल डीजल की जो कीमतें बढ़ रही हैं। उस कारण जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन्होंने किराया बढ़ा दिया है, भाड़ा बढ़ा दिया है, जिस कारण लगातार जो दैनिक उपयोग की चीज़ें हैं, रसोई की चीज़ें हैं, उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सब्जी के रेट बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ गृहिणियाँ भी पहुँची हैं।
क्या रेट है सब्जी का? क्या क्या बहुत महंगी सब्जी है जी। क्या क्या रेट मिले हैं? 25 रुपए किलो आलू मिले हैं, 50 रुपए किलो टमाटर मिले हैं, मटर 50 रुपए किलो है, अरबी 50 रुपए किलो है। बहुत महंगी सब्जी है जी, क्या खाएगा कोई। 10-15 दिन पहले काफी कम रेट थे, क्या क्या रेट थे उस टाइम? उस टाइम तो 25 रुपए तक थे अरबी और टमाटर भी बहुत कम थे। अब डबल रेट हो गया जी। कैसे गुजारा चल रहा है इतनी महंगाई? क्या करे, गुजारा करना पड़ा। थोड़ा खा रहे हैं, देख के ही जी लेंगे और क्या करेंगे। देख ही रहे हैं फिलहाल तो। अभी तो कुछ उम्मीद है, कुछ घटने की उम्मीद? अभी तो कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। तो लगातार रेट बढ़ रहे हैं? लगातार रेट बढ़ रहे हैं, कोई उम्मीद नहीं है। और भी सामान है जैसे रसोई का, दालें हैं, और चीजों के भी रेट बढ़े हैं? सभी चीजों के रेट बढ़ रहे हैं जी। बिल्कुल, जिस तरह गृहणियां बता रहे हैं कि लगातार जो चीजों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, कारण है पेट्रोल डीजल के जो रेट बढ़े हैं हाल ही में, उस कारण लगातार इजाफा कहीं ना कहीं दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, रसोई की चीज़ें हैं, उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जो पेट्रोल डीजल के कारण जो भाड़ा किराया बढ़ा है, जाहिर सी बात है उस कारण सब्जियों के रेट और जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं उनके रेट लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैथल की सब्जी मंडी है जहां आपको दिखाई दे रहा है, लगातार यहाँ पे गृहणियाँ पहुँच रही हैं, लगातार यहाँ पर लोग सामान खरीदने के लिए, सब्जियाँ खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। हमारे साथ एक गृहिणी और भी हैं। माता जी, क्या खरीदा है आपने? मैंने तो भाई आलू और टमाटर खरीदे। क्या रेट खरीदे हैं? क्या रेट लिए हैं? 40 रुपये आलू, टमाटर 25 रुपए किलो आलू। हाँ। तो रेट लगातार पहले कम थे, अब बढ़ गए हैं थोड़े? हाँ, बढ़ गए हैं भाई। बिल्कुल, जिस तरह से बता रहे हैं कि रेट लगातार बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं उसको लेकर गृहणियाँ काफ़ी परेशान हैं। एक तरफ जो कोरोना का कहर है, कोरोना का कोहराम लगातार मचा है, और दूसरी तरफ जो दैनिक उपभोग की चीज़ें हैं, डीजल जो पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़े हैं उनके कारण दैनिक उपभोग की चीज़ें के रेट बढ़ गए हैं। तो ये दोहरी मार जनता लगातार झेल रही है, जिसकी अभी कोई उम्मीद नहीं है कि रेट कम होंगे। कैमरा पर्सन मोनू नौकवाल के साथ जोगिंदर कुंडू, इंडिया न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा। Chinar Fabrics, a stylish and fashionable, a complete menswear. Chinar Fabric. आप अपनी फैमिली की खुशी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन टर्म लाइफ इंश्योरेंस ना लेकर आप उनके फ्यूचर को खतरे में डाल रहे हैं। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस लीजिए PolicyBazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। PolicyBazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो जंग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। BMB ग्रुप ग्राहक सेवा केंद्र, सभी बैंकों से पैसा निकालना और जमा करना हुआ आसान। अब देश के हर गांव-गांव तक पहुंचेगी बैंकिंग सेवाएं। BMB ग्रुप, कैमरी रोड, सेक्टर 15, हिसार। बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। स्वप्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीज। 24 घंटे में कोरोना के 22,000 से ज्यादा मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 7,43,000 के पार। अब तक 20,000 से ज्यादा मौत। 24वें दिन भी जारी पीटीआई का प्रदर्शन। विधवा शिक्षक ने की सरकार से बहाली की मांग। सरकार से पूछा, नौकरी गई कैसे होगा परिवार का गुजारा। करनाल से सामने आया राइस घोटाला। आपूर्ति विभाग ने छापेमारी कर बरामद किया 737 क्विंटल चावल। पीडीएस सप्लाई के लिए यूपी के बांदा से मंगाया गया था चावल। यमुनानगर जिला जेल में पदभार संभालते ही एक्शन में जेल अधीक्षक। जेल में छापेमारी कर गैंगस्टर और हत्या आरोपियों से 11 मोबाइल, बैटरी चार्जर सहित नकदी की बरामदगी। विकास दुबे को लेकर हाई अलर्ट पर पुलिस। गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर ने दिए एहतियात बरतने के निर्देश। बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
स्वागत है आप सब